हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें हम कल का जो एनालिसिस पेंडिंग था उसको डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एक अनाउंसमेंट है, एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको कंप्रीहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी हिसाब से स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराई जाएंगी बिफोर प्री एंड मेंस। जो भी गाइडेंस रहेगा वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा, जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है प्री मेंस और इंटरव्यू का। इसी के साथ आपको वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे, चाहे वो क्लासरूम रिगार्डिंग डाउट हो या फिर टेस्ट रिगार्डिंग डाउट हो या फिर स्टडी मटेरियल रिगार्डिंग डाउट हो। आप हमें एनी टाइम रीच कर सकते हैं। इन हाउस लाइब्रेरी का भी फैसिलिटी अवेलेबल है, जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है द पाथ बिफोर इंडिया एज बांग्लादेश ट्रांजिशंस। तो जो बांग्लादेश में जो भी ट्रांजिशंस हो रही है शेख हसीना जी को बाहर करने के बाद, क्षमता से बाहर करने के बाद, तो उसके बाद अभी जो इंडिया का रिलेशन है उसको हम कैसे मेंटेन हमें रखना होगा बांग्लादेश के साथ, जिससे हमारी जो डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट है, जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जो कल्चरल इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट है रिगार्डिंग माइनॉरिटीज, हम सभी चीजों को फुलफिल कर सके। तो इसमें स्पेशली इसका अगर हम मेन आर्ग्यूमेंट या फिर सब्सटेंटिव पार्ट देखना चाहे तो किस चीज के बारे में ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है मेनली फोकस कर रहा है। तो इंडिया मस्ट अडॉप्ट अ बैलेंस स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू बांग्लादेश ऑनगोइंग पॉलिटिकल ट्रांजिशन फॉलोइंग द आउस्टर ऑफ शेख हसीना इन 2024। तो 2024 के बाद जब से शेख हसीना रिमूव्ड हुई है उसके बाद जो चेंजेस आया है बांग्लादेश में, जिसके वजह से क्या है, बांग्लादेश की जो प्रॉक्सिमिटी है वो पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ काफी बढ़ गई है, जो इंडिया के लिए क्या है, रिस्क है। स्ट्रैटेजिकली हो, सिक्योरिटी वाइज हो, इकोनॉमी वाइज हो, हम बैकफुट पे धकेले जा सकते हैं। तो हमें कौन सी ऐसी आपकी स्ट्रैटेजिक जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन करनी है, जिससे हम अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कर सकते हैं। तो वही चीज इसमें मेंशन किया गया है कि इमीडिएट हमारा क्या करना है, हमें जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसे हमें बैलेंस करना है। तो एक तो हम इमीडिएट प्रेशर में क्या देख सकते हैं, एक इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हम देख सकते हैं विथ बांग्लादेश, क्योंकि जो साउथ एशिया रीजन है, ओके, साउथ एशिया में अफगानिस्तान से लेके जो भी इंडिया के आसपास के नेशंस है, इसमें हम अगर देखें तो हमारा जो ट्रेड रिलेशन है वो सबसे अच्छा शेख हसीना जी के समय सबसे अच्छा बांग्लादेश के साथ ही था। सबसे ज्यादा हमारा ट्रेड सरप्लस था, हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे और कम इंपोर्ट करते थे। तो वो अभी क्या है, आपका स्टेट पे आ गया है। दूसरा है माइनॉरिटी अटैक्स। तो ये जो प्रॉब्लम है माइनॉरिटी के ऊपर अटैक होना बांग्लादेश की, वो चाहे हिंदू हो या फिर क्रिश्चियन हो, तो उनके ऊपर जो, या फिर बुद्धिस्ट हो, वो जो अटैक हो रहा है वो भी इंडिया के लिए एक कंसर्न बना हुआ है। तो ये है हमारा इमीडिएट कंसर्न। और हम इसी के साथ दूसरा तीसरा इमीडिएट कंसर्न देखना चाहे तो एक है नंबर 1 पाकिस्तान के साथ प्रॉक्सिमिटी विथ बांग्लादेश, देन चाइना का प्रॉक्सिमिटी विथ बांग्लादेश। तो ये दो चीजें क्या कर रही है, हमें स्ट्रैटेजिकली बैकफुट पे धकेल रही है। तो इसीलिए इसमें हमने पहला पॉइंट यही देखा है कि हमें की जो सब्सटेंटिव एलिमेंट है क्या इंक्लूड किए गए हैं। एक है इकोनॉमिक डिस्ट्रेस इन बांग्लादेश। तो अभी के समय पे बांग्लादेश में भी जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है वो देखी गई है। किस तरीके से, जब से नई सरकार आई है अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 10.87% तक बढ़ चुका है। 2.1 मिलियन जो है उन्होंने अपने जॉब को लॉस्ट किया है। 32 मिलियन जो यूथ है, यंग पॉपुलेशन है, वो अनएम्प्लॉयड होने जा रही है, जो एजुकेटेड यूथ है। ओके, वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट किया है कि 3 मिलियन मोर बांग्लादेशी पुश्ड इनटू पॉवर्टी, मतलब लगभग 30 लाख जो बांग्लादेशी पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी में जाने वाली है, जो पहले वेल ऑफ थी, मतलब जिनका कंडीशंस पहले अच्छा था। तो क्रिएटिंग कंडीशन फॉर पॉलिटिकल वोलेटिलिटी, तो ये सभी अभी ध्यान रखिएगा, इससे क्या है, पॉलिटिकल जो वोलेटिलिटी है वो क्रिएट हो सकती है।
ओके तो जब इकोनॉमिक कंडीशन जो होता है वो जब एक देश में खराब होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का सर्ज होना, जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड रहना, पॉवर्टी का बढ़ना, बेसिक सर्विसेज का ना मिलना, तो ये सभी चीजें क्या कर सकती है, पॉलिटिकल वोलेटिलिटी को क्रिएट कर सकती है और आइडियोलॉजिकल रेडिकलाइजेशन हो सकता है कि आइडियोलॉजिकली जो यूथ है वो आपकी रेडिकल हो सकते हैं या फिर एक्सट्रीमिज्म की ओर जा सकते हैं। तो अभी बांग्लादेश क्या है, इंडिया के साथ सटा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है ईस्टर्न पार्ट में अगर देखें, तो इससे क्या है, इंडिया की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो वल्नरेबल हो सकती है। इन फ्यूचर हम जो अटैक है, जो आपके नॉन स्टेट एक्टर के जो अटैक्स होते हैं वो हम फेस कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या है, ये सिचुएशन नो डाउट बांग्लादेश की है, लेकिन हमें भी इसमें इंटरेस्ट लेना होगा ताकि आइडियोलॉजिकल रेडिकलाइजेशन और पॉलिटिकल जो आपकी एक अनरेस्ट, सोशल अनरेस्ट हो सकती है वो स्पिल ओवर ना करे टू इंडिया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलिटिकल रिकॉन्फ़िगरेशन। तो हमने देखा कि एक पॉलिटिकल रिकॉन्फ़िगरेशन हुआ, उसमें इंटरिम जो गवर्नमेंट है, जो अस्थाई सरकार है लेड बाय मोहम्मद यूनुस, तो उसने क्या किया है, जो जमाते इस्लामी है एंड इसका जो स्टूडेंट विंग है, अगस्त 2024 में उसके ऊपर जो बैन था उसको लिफ्ट कर दिया गया है। और इनका ऊपर ये आरोप रहा है कि ये बहुत समय पे आपके क्या है, जो रेडिकलाइजेशन की एक्टिविटीज है वो करते हैं और प्लस जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज होती है उसको फ्यूल करते हैं। तो इससे क्या है, इस जैसे जो ग्रुप है वो अगर आपके बैन से हट जाते हैं, उनका एक्टिविटी चालू हो जाता है, तो जो एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक आपकी व्यवस्था थी शेख हसीना जी के समय पे इन बांग्लादेश, जो इंडिया के फेवर में था, वो इंडिया के फेवर से बाहर जा सकता है, जो कि हमारे लिए एक मुद्दा का विषय है। फिर अटैक ऑन माइनॉरिटी, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, तो इसमें थोड़ा बहुत डेटा देखते हैं कि बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल बोल के एक काउंसिल है वहां पे, जो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट के लिए काम करती है। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है 2010 इंसिडेंट का ऑफ अटैक ऑन माइनॉरिटीज। तो माइनॉरिटी के ऊपर 2000 से भी ज्यादा अटैक हो चुके हैं। एंड इंडिपेंडेंट प्रोब बाय प्रथम आलो, तो एक प्रथम आलो करके भी आपका इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसने भी आइडेंटिफाई किया है कि 1680 आपका 1068 अटैक हो चुके हैं इन 49 डिस्ट्रिक्ट। तो 49 डिस्ट्रिक्ट में जो हालत है वो माइनॉरिटी के लिए खराब है, मतलब माइनॉरिटी की जो राइट्स है, सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, उसको वायलेट की जा रही है। और ये बांग्लादेश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी है टू माइनॉरिटी प्रोटेक्शन, उसको भी अंडरमाइन कर रहा है। ओके, देन देखते हैं जियोपॉलिटिकल शिफ्ट। तो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट में हम क्या देख सकते हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन बांग्लादेश एंड चाइना, जो हमें स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी पे ले जाता है, सिक्योरिटी सिचुएशन को और वल्नरेबल बनाता है। तो इसमें अभी देख सकते हैं कि बांग्लादेश का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है चाइना, और चाइना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट कर रहा है, प्लेज किया है कि 24 to 50 बिलियन डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपके इन्वेस्ट किया जाएगा। और पाकिस्तान का भी जो इंटरेस्ट है वो राइज कर रहा है, और ये चीज क्या करता है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के सिक्योरिटी को वल्नरेबल बनाता है। ओके, तो आगे देखते हैं इंडिया स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्स अभी क्या होना चाहिए, हम कैसे रेस्पॉन्स कर सकते हैं। तो हम बांग्लादेश को एनकरेज कर सकते हैं फॉर इंक्लूसिव इलेक्शंस, कि जो इलेक्शन हो वो इंक्लूसिव हो, मेजॉरिटी माइनॉरिटी सभी उसमें पार्टिसिपेट कर सके, सभी के और से जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो रहे, ताकि सभी का सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल किया जा सके। देन एड्रेस करना है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी टू प्रिवेंट रेडिकलाइजेशन स्पिल ओवर। तो जो रेडिकलाइजेशन का स्पिल ओवर हम इंडिया में फेस कर सकते हैं उसको हमें स्टॉप करना होगा बाय हैविंग नेगोशिएशंस विद बांग्लादेश, ओके, बांग्लादेश गवर्नमेंट, टू प्रिजर्व रीजनल बैलेंस, ताकि हम अपना जो रीजनल बैलेंस है उसको प्रिजर्व करके रख सके। तो अभी ध्यान दीजिएगा, जो पर्टिकुलर आर्टिकल था उसका जो मेन सब्सटेंस था, उसमें जो भी आइडियाज लिखी गई उसको हमने आपको इसमें बारीकी से बताया है। नेक्स्ट अभी हम इसमें देखना चाहेंगे ये क्या हिस्ट्री रहा है इसका। ओके, इंडिया बांग्लादेश की जो हिस्ट्री रही है किस तरीके से रही है, तो इसमें अभी हम मेनली क्या देखेंगे, हिस्ट्री जब डिस्कस करेंगे तो जस्ट अ मिनट, तो इसमें हम पॉलिटिकल ट्रांजिशन का कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। ओके, देन हम इकोनॉमिक टाइज को देखेंगे एंड सिक्योरिटी का जो कंसर्न बना हुआ है उसको भी हम इसमें ट्रेस करेंगे। तो अभी प्री 1971 अगर देखें
तो प्री 1971 क्यों? क्योंकि 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश में ट्रांजिशन हो गया था, बांग्लादेश नाम की एक कंट्री बनी थी। तो अभी प्री 1971 से पहले देखें तो हमारा शेयर्ड कॉलोनियल हिस्ट्री है कि एक समय पे जो आपका आज का बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान था, 1947 में डिवाइड होके ईस्ट पाकिस्तान बना। 1947 से पहले अगर देखें, लेकिन 1905 से लेके 1947 तक देखें तो वो आपका ईस्ट बंगाल था। ओके और 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब डिवाइड नहीं किया उसके पहले देखे तो ये अनडिवाइडेड बंगाल था, मतलब इंडिया का ही पार्ट था। तो इसमें हम बहुत सारा शेयर्ड हिस्ट्री देखते हैं, फिर ब्रिटिश इंडिया ने किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया उसको देखते हैं, फिर पार्टीशन 1947 के बाद ईस्ट बंगाल जो था दैट बिकम ईस्ट पाकिस्तान। और नो डाउट कि जियोग्राफिकली डिफरेंट हो गया, लेकिन फिर भी कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक टाइज जो है वो अभी भी हम देख सकते हैं। और टेंशंस हम देख सकते हैं स्पेशली जो रिलीजन का डिवाइड है और जो आपकी माइग्रेशन है, क्योंकि आपके 1905 से ही जो माइग्रेशन है वो नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ने लगा था और वो माइग्रेशन जो है वो कंटिन्यू रहा है। ओके तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं 1971 का जो लिबरेशन वॉर है। तो 1971 में क्या हुआ, जो 1971 से पहले आपकी जो वेस्ट पाकिस्तान थी वो ईस्ट पाकिस्तान को दबाने की कोशिश कर रही थी और ईस्ट पाकिस्तान के जो लीडर थे उन्होंने इलेक्शन में आपकी जीत भी हासिल की थी, लेकिन उनको गवर्नमेंट फॉर्म करने नहीं दिया जा रहा था। ओके जो लीडर थे जिनको आपका फॉर्म नहीं करने दिया जा रहा था गवर्नमेंट, वो थे शेख मुजीबुर रहमान। तो शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश के लिए, क्योंकि बांग्लादेशी सिटीजन को या फिर जो ईस्ट पाकिस्तान, तब तो बांग्लादेश नहीं बना था, ईस्ट पाकिस्तान के जो सिटीजन थे उसको वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा डोमिनेट किया जाता था। सोशल फ्रंट पे हो, कल्चरल फ्रंट पे हो, पॉलिटिकल फ्रंट पे हो या फिर इकोनॉमिक फ्रंट पे हो, तो इन सभी एस्पेक्ट्स में उनको क्या किया जाता था, डोमिनेट किया जाता था। इसीलिए 1971 में लिबरेशन वॉर हुई। तो इसमें अभी इंडिया कैसे जुड़ा हुआ है कि जब आपका वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर एट्रोसिटीज ढाया तो बहुत सारे रिफ्यूजी इंडिया में एंटर किए, लगभग 10 मिलियन। तो ये हमारे लिए एक प्रेशर था, क्योंकि बाय द टाइम ऑफ 1971 हमारे भी बहुत सारी इकोनॉमिक क्राइसिस थी, बहुत ज्यादा पॉवर्टी था। तो इसने हमें क्या किया, और ज्यादा प्रॉब्लम में डाला। बहुत ज्यादा जेनोसाइड भी चल रहा था इन ईस्ट पाकिस्तान। तो इसलिए क्या हुआ, फाइनली इंडिया ने मिलिट्री इंटरवेंशन किया एंड दैट लेड टू क्रिएशन ऑफ अ न्यू कंट्री कॉल्ड बांग्लादेश। तो 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का क्रिएशन हो गया। और उसी के बाद क्या किया हमने, अर्थात इंडिया ने 1972 ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड पीस को सॉलिडिफाई किया बेटर रिलेशन बनाने के लिए। फिर 1975 से 1990 के बीच में देखे तो टर्बुलेंट फेज था इन बांग्लादेश। तो जो लीडर थे, जो आप कह सकते हैं कि फादर ऑफ बांग्लादेश ही थे, क्योंकि उन्हीं के जो प्रचेष्टा थी उसी में बांग्लादेश बना था, तो उन्हीं को एसासिनेट कर दिया गया, शेख मुजीबुर रहमान को, इन 1975। फिर बांग्लादेश में क्या होगा, जो पाकिस्तान में हो रहा था, मिलिट्री रूल आ गया। मिलिट्री ने ओवरटेक कर लिया और डेमोक्रेसी हट गई और इस्लामाइजेशन हुआ अंडर जिया उर रहमान। तो ये काफी क्रूर लीडर थे और इन्हीं के बाद थे हुसैन मोहम्मद इरशाद। तो क्या हुआ, इसके साथ क्या हुआ, हमारे साथ क्या रिलेशन खराब हुआ कि आपका जो बॉर्डर डिस्प्यूट था वो बढ़ गया। वाटर शेयरिंग का इशू जो था फरक्का बैराज को लेके, स्पेशली गंगा को लेके, जिसके ऊपर आपका क्या है, एक फरक्का ट्रीटी भी साइन हुई है इन 1996। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि फरक्का ट्रीटी 1996 में साइन हुआ, किसके साथ हुआ, बांग्लादेश के साथ हुआ। और एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भी डेवलप हुआ, मतलब इस फेज में 1975 से लेके 90 के बीच। और जो हमारे देश में जो इलीगल माइग्रेंट्स है वो कंटिन्यू आते रहे। और इंसर्जेंट क्या हुआ, जो नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट थे उनको भी सेफ हेवन मिला इन बांग्लादेश विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। देन 1990 से 2000 के बीच में देखे तो एक डेमोक्रेटिक जो ट्रांजिशन है वो हम देख सकते हैं, थोड़ा ऑल्टरेशन आया और कोऑपरेशन हुई। रिटर्न टू डेमोक्रेसी हुआ इन 1991 अंडर कौन सी पार्टी, खालिदा जिया, बीएनपी। तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट जो पार्टी है, ध्यान रखिएगा बांग्लादेश में दो मुख्य पार्टी है, एक है बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो इंडिया के खिलाफ रहती है, और एक है आवामी लीग जिसमें शेख हसीना जी थे, वो पार्टी इंडिया के फेवर में रहती है, वो प्रो इंडिया
पार्टी है, तो इसीलिए बीएनपी जब आता है हमारा कंसर्न बढ़ जाता है। तो खालिदा जिया का बीएनपी पार्टी 1991 से 1996 तक उन्होंने रूल किया था। ओके, तो उस समय थोड़ा बहुत शुरुआती दौर में जो टाई है वो ठीक हुआ था, लेकिन बाद में फिर से टाई हमारा खराब हो गया। ओके, उसके बाद हम 1996 में मैंने ऑलरेडी बताया गंगा को लेके वाटर ट्रीटी हुई। 2011 में बॉर्डर एनक्लेव्स को लेके जो प्रॉब्लम थी हमारे बॉर्डर एरियाज को लेके, उस एनक्लेव्स को एक्सचेंज किया जाने लगा, जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाने लगी। गोल्डन एरा कब से आता है? जब शेख हसीना जी का चुनाव होता है, तो जो कनेक्टिविटी है इनहेंस हो जाता है, जैसे अखुरा अगरतला रेल लिंक। तो ये पूछा जा सकता है ये रेल लिंक किसके बीच में बनाया गया है। बायलैटरल जो ट्रेड है वो $16 बिलियन तक पहुंच जाता है बाय 22-23। सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी होता है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो भी आपके इंसर्जेंट होते हैं उनका भी एक्स्ट्राडिशन हो जाता है, जो सेफ हेवन मिला था वो हट जाता है। फिर 2024 का ट्रांजिशन अगर देखें तो इसमें स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट होता है अगेन शेख हसीना, और शेख हसीना जी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं कि इन्होंने जो इलेक्शन है उसमें रिगिंग की है, ऑपोजिशन पार्टी को जेल में रखा है। ओके, तो इस तरीके के फिर करप्शन के चार्जेस लगते हैं। तो इन सभी के चलते स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता है और फाइनली जो आपके लीडर होते हैं उनको देश छोड़ना पड़ता है। तो पोस्ट कोविड इन्फ्लेशन, रिजर्वेशन, इन सभी चीजों को लेके ये पूरा मुद्दा उठता है। और बाद में इंटरिम गवर्नमेंट जो अभी चल रही है वो आता है मोहम्मद यूनुस का, और मोहम्मद यूनुस क्या करते हैं, ऐसे इनिशिएटिव्स लेते हैं, ऐसे काम करते हैं जिससे इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो वायलेट होता है। ओके, तो इसमें हमने हिस्ट्री देखा। बाकी इसमें चैलेंजेस को मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से आपको बता देता हूं ताकि आप पॉइंट वाइज चीजों को लिख सके इन एग्जामिनेशन। ओके, तो इसमें चैलेंजेस क्या है, बॉर्डर एंड सिक्योरिटी इशू है। तो हमारा सबसे ज्यादा लंबा बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश के साथ ही है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। 4096 किलोमीटर बॉर्डर है। हमें लगता है कि ये पाकिस्तान के साथ है, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं, ये आपका बांग्लादेश के साथ है। ओके, तो ये पॉरेस्ट बॉर्डर होने की वजह से इलीगल माइग्रेशन हो, स्मगलिंग हो, इंसर्जेंट एक्टिविटीज हो, ओके, ये सभी हम देख सकते हैं। तो इससे हम सिक्योरिटी को लिंक करके देख सकते हैं। फिर वाटर शेयरिंग को लेके डिस्प्यूट है, स्पेशली तीस्ता रिवर को। एक इकोनॉमिक इंबैलेंस हम देख सकते हैं। इकोनॉमिक इंबैलेंस एक चैलेंज है बांग्लादेश की ओर से, हमारी ओर से नहीं, कि बांग्लादेश का जो हमारे साथ ट्रेड है वो डेफिसिट है। तो ये भी एक बांग्लादेश के कंसर्न में रहता है कि अपनी डेफिसिट को वो हटाना चाहते हैं, और इंडिया के ऊपर काफी उनको रिलाई भी करना पड़ता है फॉर डिफरेंट शॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। ओके, नेक्स्ट देखें तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड रेडिकलाइजेशन जो है वो एक चैलेंज है, क्योंकि बांग्लादेश की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इट विल लीड्स टू रेडिकलाइजेशन एंड रेडिकलाइजेशन विल इंस्टेबलाइज इंडिया। जियोपॉलिटिकल एक कंपटीशन हम देख सकते हैं, क्योंकि चाइना जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रही है अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ये हमें एनसर्कल करने की कोशिश की जा रही है, जिससे हमारा सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट है वो वायलेट होता है। तो ये भी एक चैलेंज है जिसको हमें काउंटर करना है। प्लस जो इंटरनल फैक्टर्स है वो भी हम इसमें देख सकते हैं, क्योंकि जो तीस्ता को लेके अगर कोई कंक्लूजन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बांग्लादेश सरकार के बीच आती भी है तो उसमें वेस्ट बंगाल का जो कंसर्न है वो उभर के आता है, और इसी की वजह से जो कंसेंसस है वो नहीं बन पाता है। प्लस हमने जो कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स ली है तो ये सभी चीजें अभी क्या है, सस्पेंड हो गई है पोस्ट 2024, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो प्रो इंडिया नहीं है, उसका एंटी इंडिया जो स्टैंड है वो हम देख सकते हैं डिफरेंट समय पे। बाकी जो की टर्मिनोलॉजी से इंटरिम गवर्नमेंट क्या होता है ये सभी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बताई है। डायमेंशंस में भी सोशल डायमेंशन में हम देख सकते कि शेयर्ड कल्चर एंड लैंग्वेज है। पॉलिटिकल में देखें तो जो फ्रेजालिटी है उसको हमें ठीक करना है। लीगली देखें तो जो शेख हसीना जी को एक्स्ट्राडिशन के बारे में जो डिस्कस हो रही है तो उसको लेके क्या लीगल प्रोविजंस है। 2015 में क्या लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ जिसमें एनक्लेव्स को एक्सचेंज किया गया, उसको हमें लिंक करना है इसमें। एथिकली देखें तो ये हमारा मॉरल ड्यूटी भी बनता है कि किसी देश में अगर कोई माइनॉरिटी का राइट्स वायलेट हो रहा है तो एज ए डेमोक्रेटिक नेशन, एज अ नेशन व्हिच इज बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, तो उसको प्रोटेस्ट करना चाहिए। इट इज आवर मॉरल ड्यूटी, या फिर उसमें इंटरवीन करना चाहिए थ्रू लीगल चैनल। ओके, इंटरनेशनली देखें तो हमें जो भी डिस्प्यूट है उसको यूएन के जो रेजोल्यूशन है, चार्टर है, उसके हिसाब से हमें इसको बैलेंस करना चाहिए। इकोनॉमिकली देखें तो जो टाई हमारा बेटर है विद बांग्लादेश उसको हम और बेटर कर सकते हैं। तो इतना दिन से जो इकोनॉमिक रिलेशन बना हुआ है उसको हम नहीं खो सकते हैं। नेक्स्ट है लिंकेजेस विद एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी से आप क्या बेसिक किताबें पढ़ेंगे और क्या लिंकेजेस है सिलेबस से, उसकी इसमें
आपको एक धारणा दी गई है। नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड में हमें क्या करना है, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो है वो बढ़ाना है, किसके साथ, विथ बांग्लादेश, ओके, ताकि हम काउंटर कर सके पाकिस्तान को और चाइना को। देन इकोनॉमिक सपोर्ट देना है बांग्लादेश को, ताकि जॉब क्रिएट हो सके, डेट रिलीफ मिल सके, क्योंकि आप देख सकते हैं श्रीलंका में क्या हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन दिया गया, लेकिन जो लोन था वो एक क्या था, डेट ट्रैप था बाय चाइना। तो उस चीज को के लिए हम अलर्ट कर सकते हैं बांग्लादेश को। सिक्योरिटी मेजर्स को हम और बढ़ा सकते हैं, लाइक बॉर्डर फेंसिंग, इंटेलिजेंस को बढ़ाना, रेडिकलाइजेशन को काउंटर करना, काउंटर इंटेलिजेंस को कलेक्ट करना। देन मल्टीलैटरल फोरम में हम एंगेज कर सकते हैं बांग्लादेश को विथ इंडिया, लाइक बिम्स्टेक एंड शॉर्ट। पीपल टू पीपल जो टाई है उसको हम बूस्ट कर सकते हैं बाय कल्चरल एक्सचेंजेस, स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स। जियोपॉलिटिकल एक बैलेंसिंग करना जरूरी है अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान, ताकि हम नॉर्थ ईस्ट को प्रोटेक्टेड रख सके। मॉनिटरिंग एंड एडाप्टेशन करना जरूरी है कि कंटिन्यूअसली हम इसको क्या करें, मॉनिटरिंग करते रहे। तो आई होप जो पहला आर्टिकल है वो आपको बेटर तरीके से समझ में आया है। तो देखते हैं अभी अगला आर्टिकल। तो अगला आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग म्युनिसिपैलिटी। ओके, तो इसमें क्या कही गई है, देखिए कि क्रूशियल बाइट्स फॉर टूथलेस सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज्यादा टूथलेस है, जिसके वजह से क्या होता है, सिटी एरिया में आपकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हम देख सकते हैं। नंबर 1 कंजेशन का प्रॉब्लम देख सकते हैं, नंबर 2 एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम देख सकते हैं, नंबर 3 हम उसमें आर्टिफिशियल जैसे जो डिजास्टर्स है उनका प्रॉब्लम देख सकते हैं, नंबर 4 में इलीगल जो सेटलमेंट है उसको हम देख सकते हैं, इवन इलीगल सेटलमेंट फ्रॉम डिफरेंट रीजन, डिफरेंट कंट्रीज। ओके, हमारे देश के जो माइग्रेंट्स है वो ठीक है, वो सेटल हो सकते हैं। अगर इलीगल भी है, इलीगली कोई लैंड को ऑक्युपाई किया है तो उसके लिए कोई व्यवस्था गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन जो बाहर से आए हुए जो पॉपुलेशन है, लाइक बांग्लादेश से हो या फिर आपके जो माइग्रेंट हो फ्रॉम, या फिर रेफ्यूजी हो फ्रॉम म्यांमार, ओके, तो जो रोहिंग्या रिफ्यूजी है, तो उनको टेकल करना जरूरी है। तो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों टैकल नहीं कर सकती है, क्योंकि वो टूथलेस है। पावर के हिसाब से भी देखे तो टूथलेस रह जाती है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन के स्किल के, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के हिसाब से भी टूथलेस रह जाती है, फाइनेंशियल अगर देखें तो भी टूथलेस रहती है, जिसमें आपका क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंटरवेंशन रहता है। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरवेंशन रहना, प्लस जो कमिश्नर होती है इन म्युनिसिपैलिटी, तो कमिश्नर बड़े बड़े जो म्युनिसिपैलिटी होते हैं उसमें जो कमिश्नर होते हैं वो IAS होते हैं, जिनके पास क्या होता है, डी फैक्टो जो पावर रहता है, एक्चुअल में पावर उनके पास रहता है, लेकिन जो मेयर है वो एक्चुअल पावर को एंजॉय करना चाहिए लेकिन नहीं करते हैं। तो ये भी एक इसमें प्रॉब्लम दिखाई गई है। तो ये आर्टिकल भी काफी अच्छा है, इसमें क्या सॉल्यूशंस है पहले वही चीज बताई गई है। तो इसको हम वन बाय वन देखते हैं। तो मेन आर्ग्यूमेंट एंड सब्सटेंटिव पार्ट क्या है ऑफ दिस आर्टिकल, तो इसमें इंडिया इज रैपिडली अपग्रेडिंग इट्स अर्बन हार्डवेयर। तो अर्बन जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर से क्या मतलब है, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक मेट्रोज हो, हाईवेज हो, ये बढ़ रही है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर मतलब जो गवर्नेंस की क्वालिटी है वो दिन ब दिन डिसफंक्शनल या फिर खराब होती जा रही है। तो इसीलिए क्या करना है, अभी इसमें कुछ सॉल्यूशंस दी गई है। ओके, टू फिक्स दिस दी ऑथर प्रपोज 6 फंडामेंटल रिफॉर्म्स। तो अभी ध्यान रखिएगा कि ये जो 6 फंडामेंटल रिफॉर्म्स है, ये रिफॉर्म्स हम मेंस में आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं। तो हम सभी क्या करते हैं, एक ही तरह का सजेशंस देते हैं। तो उससे क्या होता है, हम एक तरह की किताबें पढ़ते हैं तो एक तरह के ही सजेशन निकलते हैं। लेकिन जब न्यूज़पेपर एनालिसिस पढ़ते हैं तो इसमें एक्सपर्ट हमें क्या करते हैं, अच्छा सॉल्यूशंस देते हैं। लाइक ये देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस लिंक फाइनेंस देना है स्टेट को। हम क्या करें, स्टेट क्या करेगी, अभी देखिएगा, आप यूनियन गवर्नमेंट से, ओके, देन स्टेट गवर्नमेंट से क्या आते हैं, फाइनेंसेस आती है किसके पास, म्युनिसिपैलिटीज के पास। तो ये जो म्युनिसिपैलिटी को फाइनेंस दिया जाता है इसको टाइड कर देना चाहिए किसी परफॉर्मेंस के साथ, कि आपने अगर इतना स्लम एरिया को रिहैबिलिटेट करवाया तो इतने पैसे मिलेंगे, आपने अगर ड्रेनेज ठीक करी तो इतने पैसे मिलेंगे, आपको आपने कंजेशन ठीक किया तो इतने पैसे मिलेंगे, फ्लैश फ्लड को मिटिगेट किया, मिनिमाइज किया तो इतने पैसे मिलेंगे। तो तब क्या होगा, जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट है रिफॉर्मिंग द गवर्नेंस मॉडल। तो जो गवर्नेंस मॉडल है उसको रिफॉर्म करना है। तो अभी गवर्नेंस मॉडल क्या है, स्ट्रॉन्ग कमिश्नर वीक मेयर सिस्टम है। तो इसमें कमिश्नर को क्या करना है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के हिसाब से ही रखना है, इनको सब डिसीजंस नहीं लेनी है। जो मेयर है उनको स्ट्रॉन्ग करके उनको डिसीजन लेना है। ओके, तो इसीलिए क्या है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी रहती है, क्योंकि जो मेयर है वो चुने जाते हैं बाय पब्लिक, जो सिटी के पॉपुलेशन है।
तो अभी क्वेश्चन मेयर को किया जाता है, लेकिन मेयर के पास जो डी फैक्टो पावर होना चाहिए वो नहीं होता है, कमिश्नर के पास होता है। और कमिश्नर एज ए ब्यूरोक्रेट क्या होता है, आंसरेबल नहीं होता है। तो इसीलिए इलेक्टेड मेयर को सेरेमोनियल फिगर हेड बना के नहीं रखना है, उनको रियल पावर देनी है। फिर जो मैनेजमेंट ऑफ वेकेंट लैंड है, जो अभी सिटी एरिया में क्या होती है, बहुत सारा खाली जगह डिफरेंट रीजन में पड़ा हुआ होता है, और उसमें क्या है आपकी इलीगल सेटलमेंट्स हो जाती है। इवन जो रेफ्यूजीज होते हैं वो भी सेटल कर लेते हैं, अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, लाइक रेलवे के पास हो या फिर कोई मैदान हो। तो उस चीज को हमें बचाना जरूरी है। तो मैनेजमेंट करना है वेकेंट लैंड को। देन डेमोग्राफिक ऑडिट करनी है। तो डेमोग्राफिक ऑडिट स्पेशली सेंसिटिव जोन में करना जरूरी है, जैसे नियर डिफेंस, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैंने अभी बताया, जहां पे क्या होता है आपकी जो इलीगल माइग्रेशन है वो जाके बच जाती है, और ये थ्रेट कर सकती है नेशनल सिक्योरिटी को। तो ये नेशनल सिक्योरिटी का एक मुद्दा बन जाता है जो काफी अहम है हमारे देश के लिए, जिसके लिए सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर रोल प्ले करना है। प्लस क्या चाहिए, लास्ट माइल की जो कनेक्टिविटी है उसको हमें प्रोवाइड करनी जरूरी है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट करना है कि एक इंसान, जैसे कोई रेसिडेंशियल एरिया है तो उससे सीधा आपका कनेक्टिविटी होना चाहिए विद द कॉमर्शियल एरिया, ताकि जो रेसिडेंट है वो सीधा सीधा कॉमर्शियल एरिया में ट्रांजिट कर सके और पर्सनल व्हीकल का कम इस्तेमाल करे। इससे कम पोल्यूशन होगा, कम कंजेशन होगा, जो एयर पोल्यूशन की इश्यूज है इन सिटीज लाइक दिल्ली उसको मिटिगेट किया जा सकेगा। तो ये काफी अच्छी सोल्यूशंस इसमें दी गई है। फिर इंस्टीट्यूशनलाइजिंग एस्थेटिक्स। तो एस्थेटिक्स से क्या होता है, जो हमारी हेरिटेज है, कल्चर है, जैसे आर्ट, हेरिटेज, कल्चर, इनको इनके लिए कमिटीज बनानी है विथ डेडिकेटेड बजट, कि 1% का बजट इनको दे, ताकि जो लोकल कल्चर है उसको हम क्या कर सके, इंटीग्रेट कर सके इन सिटी एरियाज। तो अभी क्या होती है, जो सिटी होती है काफी कॉस्मोपॉलिटन बन जाती है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कॉस्मोपॉलिटन बन रही है, उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई डिफरेंट ट्राइब्स के लोग हो या फिर कोई भी पॉपुलेशन हो, तो वो रहती है। तो उसमें जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म बनना चाहिए वो सही है, वो आर्ट एंड कल्चर को प्रोटेक्ट करना सही है। लेकिन उसमें जो ज्यादा वेस्टर्नाइजेशन हो जाता है उससे क्या होता है, हमारा जो कल्चर है वो इरोड होता है। और जो सिटीज होती है वो हमेशा क्या होती है, लाइमलाइट पे होती है, फोकस पे होती है। ओके, वो चाहे नेशनल मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो। तो इसीलिए सिटी एरिया में कल्चर को प्रिजर्व करना, आर्ट को प्रिजर्व करना, हेरिटेज को प्रिजर्व करना इज अटमोस्ट it should get utmost importance। ओके, तो वो चीज इसमें काफी अच्छी मेंशन की गई है, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, किताब से हम ये चीजें नहीं कलेक्ट कर सकते हैं, जो न्यूज़पेपर से हमें मिलता है। तो अभी जो मेन आर्ग्यूमेंट है उसको हमने देख लिया है। अभी हम इसमें क्या देखने वाले हैं कि क्या हिस्टोरिकल इवोल्यूशन रहा है ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका क्या हिस्टोरिकल इवोल्यूशन रहा है। तो एंशियंट पीरियड से देखें तो इंडस वैली टू वैदिक एरा तक अगर हम ट्रेस करें तो उस समय हम देख सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसमें काफी अच्छा प्लान्ड सिटी था या फिर अर्बनाइजेशन था, जिसमें प्लान सिटीज हुआ करती थी, ड्रेनेज, ग्रिड पैटर्न हुआ था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सैनिटेशन एंड ट्रेड वगैरह हम देख सकते हैं। वैदिक समय पे अगर देखें तो अर्ली वैदिक हो या लेटर वैदिक हो, तो उसमें हम सभाज एंड समितिस को देख सकते हैं जो विलेज को आपकी एडमिनिस्टर करती थी। तो सही वही सेम चीज एक्सटेंड किया गया अर्बन लाइक सेटलमेंट के लिए, ताकि डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सके और एक कम्युनिटी बेस्ड गवर्नेंस को हम डेवलप कर सके, कि जो भी गवर्नेंस है इट शुड बी कम्युनिटी बेस्ड, कि कम्युनिटी जो है वो एम्पावर हो रही है बिकॉज ऑफ गवर्नेंस। दे कैन डायरेक्टली कंटेक्ट विद द एडमिनिस्ट्रेशन, दे कैन टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग, दे कैन मेक ग्रास रूट प्लानिंग। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो कम्युनिटी बेस्ड गवर्नेंस जो वर्ड यूज किया है, ऐसे जो कैची लाइन से आपको इनको मेंस में यूज करना होगा। देन मेडिएवल पीरियड में अगर देखें तो मौर्यन से मुगल के समय तक, ओके, तो तब सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा है। तो मौर्यन के समय अर्बन सेंटर्स हुआ करती थी, उसमें आपके जो ऑफिशियल्स रखा जाया करता था, अपॉइंट किया जाया करता था, तो उनको नगरिकास कहा जाता था। नगरिकास का क्या काम था, टैक्सेशन एंड लॉ एनफोर्समेंट का उनका काम था। फिर मुगल के समय पे कोतवाल को इंट्रोड्यूस किया गया फॉर सिटी पुलिसिंग एंड रेवेन्यू कलेक्शन। तो अभी कोतवाल क्या है, नगरिकास क्या है, कौन से समय पे थी, ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी में एज वेल एज डिफरेंट स्टेट पीसीएस में बनने की पूरी संभावनाएं रहती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो सिस्टम था मुगल के पीरियड में या फिर आपके मौर्यन पीरियड में वो टॉप डाउन था,
ओके तो जो कंट्रोल थी मेन जो सेंट्रल पावर था उन्हीं के पास था। फिर कॉलोनियल पीरियड में अगर देखें तो मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो था वो फर्स्ट था। तो ये सभी चीजें स्टेट पीसीएस एपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इन 1687 बना था। तो ये था फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। देन बंगाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना 1842 में। देन यूनाइटेड प्रोविंस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना 1916 में। और इसमें हम लॉर्ड जो रिपन है उनका नाम ले सकते हैं। तो बहुत सारे वाइसरॉय थे, उनमें से कोई ऐसे भी वाइसरॉय थे जो हमारे लिए अच्छे भी काम करके गए हैं। जैसे लॉर्ड रिपन इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो उन्होंने क्या किया था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन, स्पेशली म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन के लिए जो इंतजाम है वो की थी, ताकि इलेक्टेड गवर्नमेंट क्या कर सके, सैनिटेशन, रोड, टैक्सेशन वगैरह को डेवलप कर सके। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में अगर देखें तो कुछ समय तक तो कॉलोनियल जो स्ट्रक्चर था वो कंटिन्यू किया। 1950 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया था, स्पेशली रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए। तो रूरल एरिया अगर डेवलप होता है तो अर्बन इंटीग्रेशन भी उसमें होगा। तो अभी हम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को सिर्फ रूरल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, लेकिन इसको हमें और आगे देखना जरूरी है। फिर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया। किसको, म्युनिसिपैलिटी को। तो उसमें 3 टायर स्ट्रक्चर बना। 3 टायर स्ट्रक्चर मतलब एक ही म्युनिसिपैलिटी में नहीं, जैसे जो ट्रांजिशन एरिया है उसमें नगर पंचायत हो गया, फिर टाउन कमेटी होगा, उससे बड़ा है तो म्युनिसिपल बोर्ड होगा, उससे भी बड़ा है, बड़ी सिटी है तो उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस रहेंगी। ओके, रिसेंट डेवलपमेंट अगर देखें तो जो गवर्नमेंट है, जैसे यूपीए के इस समय पे जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन लाया गया था 2005। फिर स्मार्ट सिटी मिशन आया, 100 सिटी को फोकस किया गया, बड़े सिटी को। फिर अमृत में 500 सिटी को फोकस किया गया जो मीडियम साइज की सिटी है। फिर 15 फाइनेंस कमीशन, इसके भी बारे में हमें मेंशन करना जरूरी रहेगा, ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने जो एलोकेशन है, ओके एलोकेशन मतलब जो सेंटर से जो फंड आता है टुवर्ड्स स्टेट और देन म्युनिसिपैलिटी एंड आपकी ग्राम पंचायत, तो उसमें 4.15% तक जो एलोकेशन है उसको बढ़ाया गया है। आई होप आप इस चीजों को समझ पा रहे हैं। तो अभी हम थोड़ा बहुत चैलेंज इसका देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो भी चीज है 2 स्लाइड में मेन सब्सटेंटिव जो आर्ग्यूमेंट था और दूसरा जो हमने हिस्ट्री देखा उसमें हमने मेन चीजों को समझ लिया। अभी इसको हम पूरा पॉइंट वाइज समझेंगे। तो चैलेंजेस रिलेटेड टू द इशू, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, यूएलबी अर्बन लोकल बॉडीज का खुद का फाइनेंस काफी कम है। इंस्टीट्यूशनल एक वीकनेस हम देख सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है डिफरेंट पैरेलल डेवलपमेंट अथॉरिटीज बना देती है। जैसे स्वच्छ भारत के लिए कोई अथॉरिटी बना दिया तो उससे क्या है, जो पैसा है उस अथॉरिटी के पास चला जाता है और म्युनिसिपैलिटी क्या है, हाथ पे हाथ धरे बैठी रहनी पड़ती है। कैपेसिटी एंड ह्यूमन रिसोर्स का गैप है, तो ट्रेनिंग, स्किल पर्सोनल, प्रोफेशनल कैडर्स हम नहीं देखते हैं इन अर्बन लोकल बॉडीज। डिसेंट्रलाइजेशन का एक डायलामा है। ओके तो उसमें हमें जो एससी है, एसटी है, लोकल जो एससी है, एसटी है, वुमेन है, उनका जो प्रॉपर रिजर्वेशन है उसको आपका प्रॉपरली फंक्शनल करना काफी जरूरी है। फिर एक अर्बनाइजेशन का प्रेशर है कि दिन ब दिन क्या हो रही है, जो रूरल पॉपुलेशन है, क्योंकि रूरल एरियाज में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हेल्थ अपॉर्चुनिटीज मिनिमम है, देन आपकी जो एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। तो इसीलिए जो रूरल पॉपुलेशन है बेटर लिविंग के लिए, बेटर सस्टेनेबिलिटी के लिए अर्बन एरिया में माइग्रेट कर रहे हैं, लेकिन उधर भी जाके उनका क्या है, हाउसिंग का दिक्कत होना, स्लम में रहना और सैनिटेशन का फैसिलिटीज ना होना, ये सभी प्रॉब्लम हम देख सकते हैं। गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी का भी एक इशू रहता है, क्योंकि लैक ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन है, गवर्नमेंट क्या कर रही है उसका ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो ये एक दिक्कत है। पॉलिसी एंड लीगल हर्डल्स भी देखा जाता है, जो भी रिफॉर्म्स है, लाइक अमृत मिशन लाया गया, स्मार्ट सिटीज लाई गई, लेकिन ये पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुई है, जो एक काफी मुद्दा का विषय है। फिर जो की टर्मिनोलॉजीज है वो मैंने ऑलरेडी पढ़ाते हुए आपको बताया ही है। फिर इसका वे फॉरवर्ड क्या रहेगा, हम कैसे इसको ठीक करेंगे, तो मेयर्स को डायरेक्टली इलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, फिस्कल फेडरलिज्म में स्टेट फाइनेंस जो कमीशंस है उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ताकि स्टेट की जो रेवेन्यू है उससे भी एक शेयर जो है वो आपकी अर्बन लोकल बॉडीज को जा सके। फिर जो प्लानिंग है उसको हमें स्मार्टली करना पड़ेगा, ताकि सिटीज की जो प्रॉब्लम है उसको हम दूर कर सके। सिटी का जो लैंड है उसके रिकॉर्ड के लिए डिजिटाइजेशन करना पड़ेगा, और सिटीजन का पार्टिसिपेशन जो है वो अटमोस्ट है
कि जब सिटीजन पार्टिसिपेट करेंगे तब ग्रास रूट लेवल पे डिसीजन मेकिंग होगी, प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन होगा, प्रॉपर सब्सिडियरिटी होगी। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस का वो समाप्त होता है। आज का जो एनालिसिस है मैं थोड़े बाद तक आपको अपडेट कर दूंगा। हमारे साथ कंटिन्यू आप जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़िए। कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल एज वेल एज व्हाट्सएप में अवेलेबल है, जिससे कलेक्ट करके आप इसको पढ़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने 2 आर्टिकल आपको समझाए और 7-8 आर्टिकल इसमें इंक्लूड की गई है, जिसको जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जिस तरीके से मैंने समझाया उसी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। इसीलिए हमने की टर्मिनोलॉजीज को दे दिया है, क्या एनसीईआरटी पढ़ेंगे वो बता दिया है, ताकि आपको चीजें समझने में और सहज हो। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे दूसरे आर्टिकल के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।